और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में राजभवन में हाई टी और रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक समेत उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी शामिल हुए। इसके अलावा भी कई वीआईपी जो थे, दिग्गज जो थे, प्रमुख लोग जो थे, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो लखनऊ जब पहुंचे राष्ट्रपति, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बृजेश पाठक, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कई दूसरे दिग्गज जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रात्रि भोज में तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत किया यहां पहुंचने पर। और उनके साथ साथ इस कार्यक्रम में कई दूसरे प्रमुख लोग भी पहुंचे, कई कैबिनेट मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उन्होंने इसमें शिरकत की। और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वायरस से खतरा कम हुआ है, लेकिन अब भी तीसरी लहर से बचाव की तैयारी में लोग लगे हैं, यानी प्रशासन लगा हुआ है। देश में कई राज्यों में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी मिला है, लिहाजा उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। कदम उठाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन को तेज किया जा रहा है, जांच को तेज किया जा रहा है, ताकि कोरोना की जो तीसरी लहर की संभावना है उसे कम किया जा सके। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है और प्रदेश में अब एक्टिव मामले 3000 के आसपास रह गए हैं। कुल नए मामले 190 आए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो और उनके मार्गदर्शन में जो 3T का फॉर्मूला जो है जिसको अपनाया गया, वो एक मॉडल के रूप में आया। और उसके साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए, जिनमें कि निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर जाकर सर्वेक्षण, सर्विलांस कराया जाना, आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना और इसके साथ साथ टीकाकरण में एक अभियान के रूप में तेजी से टीकाकरण कराया जाना, ये सभी जो रणनीतियां हैं वो उनका ये प्रभाव है कि आज जहां की देश में अन्य कई प्रदेशों में कोरोना के अधिक मामले आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रकरण कम हो रहे हैं और काफी जिलों में एक भी केस नहीं आया है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्रदेश का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी घट के अब 0.1% से भी नीचे रह गया है और टेस्ट की संख्या भी घटाई नहीं गई है। 2,63,000 टेस्ट हुए हैं। प्रदेश सरकार की ये जो रणनीति है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, जिसपे कार्य चल रहा है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ साप्ताहिक बंदी और रात्रिकालीन कर्फ्यू, निगरानी समितियों द्वारा घर घर जाकर जो संक्रमित हुए या लक्षण वाले व्यक्तियों की खोज की जा रही। लगभग 18 करोड़ की जनसंख्या तक वहां पहुंचे हैं। 5 मई से विशेष अभियान गांव में चलाया गया है। 97,000 गांव में 80,000 से अधिक निगरानी समितियां जो हैं वो घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाश रहे हैं।
उनको समय से चिन्हित करके उनको दवा दे रहे हैं, उनका एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं, ताकि संक्रमण को उसी स्टेज पर ही जो है चिन्हित करके संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किया जाए, ताकि ये जो है संक्रमण और ना फैले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में ये सभी जो है प्रबंधों की समीक्षा की और ये प्रदेश की जनता को उन्होंने ये सलाह भी दी है कि कई प्रदेशों में एक नया जो कोरोना का एक नया जो है वेरिएंट, जो एक नया उसका म्यूटेंट है डेल्टा प्लस, उसके बारे में जानकारियां मिली हैं। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस लगातार गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं और इस समय यह संख्या गिर करके 3046 रह गई है। 3046 में से 1868 संक्रमित व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात घर पर रहकर ही अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक कुल 16,80,174 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं, संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत इस समय प्रदेश में 98.5% चल रहा है। विगत 24 घंटों में पोर्टल पर 25 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 25 लोगों की दर्ज की गई। विगत 24 घंटे में प्रदेश में 2,63,033 सैंपल्स की जांच की गई और जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो इस समय निचले स्तर पर 0.1% के स्तर पर चल रही है। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 5,73,48,462 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और जो पूरे महामारी काल का पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 3% पर चल रहा है। सर्वेलेंस की कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं, हमारी टीमें लगातार सर्वेलेंस की कार्रवाई कर रही हैं और अब तक 3,58,34,919 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,22,73,749 है। इस समय बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि वायरस अपना रूप बदल रहा है और जो हमारे यहाँ जो सेकेंड वेव आई थी, अब जो जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर हमें जानकारी है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वही मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो दूसरी लहर थी उसके लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार था। जो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई उसमें बहुत ज्यादा प्रतिशत में, बहुत ज्यादा संख्या में डेल्टा वेरिएंट मिले हैं इस वायरस के। तो डेल्टा वेरिएंट जैसा आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा संक्रामक होता है। अभी भी बहुत सारे इलाके इस संक्रमण से बचे, तो अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो उन इलाकों में भी संक्रमण पहुंच सकता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में एक और नया प्रकार वायरस का, एक नया म्यूटेंट डेल्टा प्लस भी दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी बारी आने पर टीकाकरण करवाना है, अपने हमको मुंह और नाक को ढक कर रखना है, लोगों से दूरी बनाकर रखनी है और अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से अच्छे से साफ करते रहना है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण। और वाराणसी जिला जेल में जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ एडीसीपी और डीसीपी मौजूद रहे। इस मौके पर जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जेल परिसर में कोई खामी नहीं मिली। जिलाधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार कैदियों को जेल में रखा गया है। जेल में मौजूद सभी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जीवन जी रहे हैं। हमारे एडीसीपी और एडीएम मौजूद थे, काफ़ी संख्या में फोर्स भी भेजी गई थी। ये औचक निरीक्षण दोनों जेल का करवाया गया है क्योंकि कई बार शिकायतें आती रहती हैं, तो वो शिकायतें ना आए और उनका वेरिफिकेशन हो सके, इसीलिए यहाँ पे ये फोर्स भेज के औचक निरीक्षण करवाया गया। बैरकों की चेकिंग करवाई गई और इसी के साथ जो रूटीन के कार्य होते हैं जैसे अस्पताल है, उनका जो मेस है, खाने के स्थान हैं, सफाई के स्थान, नहाने कपड़े धोने के स्थान, वो सारे भी चेक कराए गए हैं।
और लगभग 1.25 घंटे यहाँ इंस्पेक्शन चला है। और इंस्पेक्शन चलने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है जो किसी प्रकार से इरेगुलर हो या किसी प्रकार से इलीगल एक्टिविटी कहलाई जा सके। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मायावती से चुनावी बात न बनने पर ओवैसी ने बड़ा फैसला लिया है। ओवैसी ने कल यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके की। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के बयान पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जो भी बयान चल रहा है वो गलत है। ना ही ओवैसी की मायावती से कोई बात हुई है और ना ही उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात की है। ओवैसी ने साफ कहा कि हम मोर्चे में रहेंगे, मोर्चे में जो भी सीट मिलेंगी उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो ये बयान चल रहा है ये गलत न्यूज़ है और ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे और हम लोग सब लोग अपनी अपनी सीट की तैयारी पूरे 403 सीटों की कर रहे हैं। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा आज के तारीख में अपने दम पर सरकार बनाने की कवायद में है। हमारे विचार खुले हैं। जो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे महंगी बिजली सरकार बेच रही है। 76 पैसे पर यूनिट खरीद रही है और 6 रुपये ग्रामीण में, 7 रुपया शहर में बेच रही है। हम लोग सरकार बना करके घरेलू बिजली का बिल लगातार 5 साल माफ करना चाहते हैं। गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी 3 साल 4 माह से रद्दी की टोकरी में रखी हुई है। जो ये आगरा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 8 दिन पहले अगवा हुए एक व्यापारी के इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई। वारदात को उसके दोस्तों ने ही अंजाम दिया। दरअसल 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती ना देने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। शव को एक बैग में डाला गया और फिर उसे जला दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जनपद आगरा में थाना न्यू आगरा का अंतर्गत 21/6/21 में एक लड़का है, उसका नाम सचिन चौहान है। वो गायब हो गया था, लगभग 3 बजे से गायब हो गया था और उसका परिवारजन ने पुलिस थाना पर आके सूचना दिया था। लगभग 22 तारीख रात 12 बजे, लगभग 22/23 का रात में उन्हें सूचना दिया था। हमारा लड़का लगभग 23 साल का लड़का है, वो घर से निकला था, वो अभी तक वापस नहीं लौटा, ऐसे उन्होंने एक शिकायत दिया था। उसके आधार पर तुरंत पुलिस ने गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज किया है। गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अगले दिन पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और इसके साथ साथ बाद में अगले दिन उनका परिवार से अच्छी पूछताछ किया। उनके पास एक कॉल उनका माँ ने उसका लड़का का मोबाइल से फ़ोन किया था। उसमें उनका दोस्त एक ने फ़ोन किया था, आपका लड़का बात करने का स्थिति में नहीं है। और गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। आरोपी हत्या के आरोप में 2 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि बदमाश पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एसपी ने बदमाश को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। जनपद गोंडा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, उसी के तहत आज 50,000 का इनामिया अभियुक्त जो हिस्ट्री शीटर भी है और पिछले 2-2.5 साल से वांछित चल रहा था एक हत्या के मामले में, उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। भारत सिंह पुत्र अवधराज सिंह, ये तरबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर करीब 20 के करीब इस पे मुकदमे हैं और 2019 में एक 302 हत्या के मामले में ये वांछित चल रहा था।
इसकी 82, 83 और कुर्की की कार्रवाई हो चुकी थी। मफरूर घोषित था। तरबगंज थाने से ये हिस्ट्री शीटर है। लगातार ये पुलिस को चकमा देके घूम रहा था। इसी को गिरफ्तार करने के लिए थाना एवं स्वाट टीम लगाई गई थी। आज पुलिस मुठभेड़ में इस 50,000 इनामिया अपराधी को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद गोंडा में अन्य जैसे भी अपराधी है जो अपराध करते हैं और छिपे रहते हैं, उन सभी पे भी इस तरीके की कार्रवाई चलती रहेगी। अलीगढ़ के महुआखेड़ा क्षेत्र में विकास प्राधिकरण ने सहार दहली अपार्टमेंट को सील कर दिया है। अपार्टमेंट में कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा बिल्डिंग में चल रहे अवैध निर्माण को रोक दिया और पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। जल्द ही इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। उसमें कंपाउंड हुआ था, वो रेगुलर हुआ था, उसमें कुछ पैसे एक तो जमा करने हैं उसको, दूसरा एक आग लगने की कोई सूचना आई थी, उसके अतिरिक्त उसने कुछ अवैध निर्माण ऐसा किया हुआ जो टूटना है। जब वो तोड़ने की वजह से इसको सील किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब तक की जाएगी? अब ध्वस्तीकरण कार्रवाई बड़ी कार्रवाई होती है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। किस जगह पर है ये आपका कुलदीप बिहार के पास है। दरअसल उसमें मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी के बाद दर्जनों युवकों में आपस में मारपीट हो गई। एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चले। मारपीट में कई युवक घायल भी हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और मऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी का अपहरण कर रुपए और ज्वेलरी लूट के मामले में 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ। आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें घोसी थाना क्षेत्र में एक चंदापार जगह पड़ती है, वहाँ के एक सर्राफ व्यवसायी है, उनको एकांत में एक स्कॉर्पियो में आए लोगों ने गाड़ी में बिठा लिया था और उनको लेकर लगभग रात में 1 बजे तक वो घूमते रहे। उनसे दुकान की चाबी लेकर वो पुनः दुकान में आए और दुकान से कुछ सामान और उनके पास जो पैसा था उसको उन्होंने लूट लिया था। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी। इसको देखते हुए तत्काल टीम को एक्टिवेट किया गया था और इस घटना का आज अनावरण हुआ है, जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 5 अभियुक्त वो है जो कि घटना में सीधे तौर से सम्मिलित थे, जो कि घटना को अंजाम देने में साथ रहे हैं, स्कॉर्पियो में रहे हैं, दुकान पे आए हैं और सामान लूट लिए हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त वो भी है जो कि इस घटना से संबंधित जो भी माल था उसको उसने खरीदा था और इन लोगों को उसका माल खरीद करके, चोरी का माल खरीद करके जो पैसा दिया है वो भी एक अपराध है, उसके तहत उसको गिरफ्तार किया है। आप सब जानते हैं कि मैनपुरी के भूरेपुर में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया। पिता के शराब के आदी होने से परेशान बेटे ने गोली यहां पे गला दबाकर पिता की, यानी जो पिता है उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच की जा रही है, लेकिन एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। तो पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस खबर की जानकारी जैसे ही इलाके में फैली तो हर कोई हैरान था कि वो बेटा जिसको पाला पोसा, उसी बेटे ने उस पिता की जान ले ली। कहा यह जा रहा है कि जो पिता है वो नशे का आदी था और इसी से ये युवक परेशान था। अब इसके किए की सजा कानून इसे देगा सलाखों के पीछे। दिनांक 22 से 21 को थाना करहल के गांव भूरेपुर में सरकारी ट्यूबवेल पर ओमकार यादव निवासी भूरेपुर का शव मिला था, जिसका पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी पुष्टि गला दबाकर हत्या करना पाया गया। लड़के ने ही पिता की गला दबाकर हत्या की है। पुलिस द्वारा आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।
गोंडा में हजारों की संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। सैनिक भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने नारेबाजी की। जिले के कई जगह पर युवाओं ने इस तरह का प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने युवाओं के प्रदर्शन को शांत कराया। युवाओं ने सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी को ज्ञापन देकर सरकार से अपनी मांगे पूरी करने को कहा। छात्र नेता अवनी सिंह की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन सौंपा गया, नारेबाजी की गई, विरोध किया गया, अपना गुस्सा जाहिर किया गया। सैकड़ों की संख्या में ये युवा यहां पे इकट्ठा हुए। इन्होंने नारेबाजी की, विरोध किया और प्रदर्शन करके ज्ञापन भी सौंपा। और सुल्तानपुर के कुड़वार थाने के पुलिस लॉकअप में युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना से वहां के लोगों में काफी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि लॉकअप में मौत के बाद अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस घटना से आहत राष्ट्रीय अंबेडकर सेना भारत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस लॉकअप में युवक की मौत के बाद यहां पे हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, विरोध हुआ और प्रदर्शन किया गया। और मुजफ्फरनगर के तिस्सा अलीपुर गांव के जंगल में एक व्यक्ति की गोली लगा हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। सुबह 8 बजे करीब सूचना मिली थी कि पहली सूचना ये आई थी कि एक व्यक्ति ने अपने को गोली मार के आत्महत्या कर ली है। मौके पे थाना प्रभारी और मैं भी मौके पहुंचा वहाँ पे, तो उसके हाथ में वो तमंचा पड़ा हुआ था और वो व्यक्ति जो संजय है वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। और शराब की, एक देसी शराब की बोतल उसके शर्ट के अंदर थी। वहाँ पे मौके पे फोटोग्राफी वगैरह करा ली गई है और काफ़ी बहुत ही सूक्ष्म परीक्षण किया गया है। एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है। एफएसएल की टीम ने भी जांच कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी वो संदेह की स्थिति है कि ज़्यादा संभावना सुसाइड की तरफ जा रही है, लेकिन हम इसको एक तरह से इस शक से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी ने उसकी हत्या की हो। लखीमपुर खीरी के खपरेल बाजार में भीषण आग लग गई। आग से कांकेरी के गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और संत कबीर नगर में भूमाफिया बेखौफ हैं। मामला यह है कि 9000 से एक बुजुर्ग की जमीन, यानी 9000 में एक बुजुर्ग की जमीन और घर को भूमाफिया ने अपने नाम करा लिया, जिससे नाराज बुजुर्ग परिवार वालों के साथ साथ गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। देखिए, मेरे नया पंचायत के बगल में मेरे नया पंचायत का ही मामला है। हमारे गांव से सटे कर्री गांव है। वहाँ के मुबारक अली चाचा जो बहुत गरीब और वृद्ध व्यक्ति है, मानसिक संतुलन भी उनकी ठीक नहीं है। उनको गांव के एक व्यक्ति ने झांसा देके कि हम आपकी 2-4 बिस्सा जमीन की बात करके कि केवल 2-4 बिस्सा हम जमीन लेंगे, सिर्फ 8000 रुपये देके चुपके से गया और इनकी पूरी की पूरी जितनी उनकी खतौनी की संपत्ति थी सब वो फर्जी रूप से बैनामा करा लिया। आज उस बात को लेकर पूरे ग्रामीण आज आक्रोश में भी है, आज दुखी भी हैं। आज जो जिलाधिकारी महोदया के यहाँ जो लोग न्याय मांगने आए हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करा के उस बैनामे को खारिज करा के और उसकी वापसी कराने के लिए आज हम लोगों ने सीओ साहब और एसडीएम साहब जो मौके पे मिले, जिलाधिकारी महोदया नहीं मिली है, हम लोगों ने आज एक एप्लीकेशन दिया है। अगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, वो जेल नहीं जाता है, तो निश्चित रूप से यह लड़ाई हम और आगे तक लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक इस गरीब की जमीन इसको वापस नहीं मिल जाती है। हमारे भाई मुबारक अली का ये लोग जो बाला फुसला करके झांसा दे करके दूसरी जमीन का कि आप जो इसको बेच दीजिए, और ये खतियौनी निकाल के हमारे घर के जो आजू बाजू सारी जमीनें थी एक ही खतियौनी पे सारा बैनामा ये लोग फर्जी तौर के करा लिए। और उनका मानसिक संतुलन जो है उनको 3 बार फालिज अटैक किया हुआ है। वो आदमी की बातें खुद नहीं समझ में आती, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। कितनी जमीन थी, कितना मिला कर? उसको जमीन में 10,000 रुपया ये लोग दिए थे
और जो बैनामा स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है क्रेता विक्रेता अकाउंट नंबर दिया जाता है, उसमें इन्होंने 4,60,000 रुपया दर्शाया है, लेकिन वो अभी खाते में पैसा भी नहीं गया है। गोंडा के दुर्जनपुर गांव में जमीनी विवाद में महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। आधा दर्जन महिलाओं और पुरुषों ने एक युवती को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।